तो आज हम ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने कल टेम्परेचर इन्वर्जन पढ़ लिया था। टेम्परेचर इन्वर्जन मतलब क्या होता है? नेगेटिव लैब स्टेट जो हमें देखने को मिलता है, लीडिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ एयर, मतलब वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर नहीं होता है, मिक्सिंग ऑफ एयर नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है। इसकी हम बात करें टाइप्स की, तो हमें देखते हैं सरफेस इन्वर्जन, अपर एयर इन्वर्जन, फ्रंटल इन्वर्जन, वैली इन्वर्जन। सरफेस एयर इन्वर्जन में हम देखते हैं लोअर लैटिट्यूड्स में ये होता है। अपर एयर इन्वर्जन के हम दो टाइप डिफाइन करते हैं, थर्मल इन्वर्जन जो कि नेचुरल इन्वर्जन होता है अराउंड ट्रोपोपॉज, एंड मैकेनिकल इन्वर्जन जो होता है आल्सो नोन एज सब्सिडेंस इन्वर्जन, जो हमें देखने को मिलता है मिड और हायर लैटिट्यूड। ठीक है, ये आपको देखता है यूके साइड में। ठीक है, इसके बाद आता है फ्रंटल एंड वैली इन्वर्जन। ठीक है, इसके बाद हम आइसोटर्म्स हमने कल कंप्लीट कर लिया था। और सी लेवल आइसोटर्म को कैलकुलेट करते हैं तो इंटरपोलेशन ऑफ टेम्परेचर डेटा आफ्टर रूमिंग द इन्फ्लुएंस ड्यू टू हाइट, मतलब हाइट का हम जो टेम्परेचर उसको हटा के जो बाकी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही है आइसोटर्म्स को, उसको चेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं फ्रंटल इन्वर्जन पे। तो फ्रंटल इन्वर्जन में हम देखते हैं कि हमारे पास दो एयर है, एक कोल्ड एयर इस तरफ डायरेक्शन है, वार्म एयर का डायरेक्शन इस तरफ है। आपस में जब कोलाइड होती है तो चूंकि कोल्ड एयर जो कंप्रेस्ड, काफ़ी कंप्रेस होने के बाद हेवी होती है, वो ग्राउंड सरफेस पे ही मूव करेगी, लेकिन जो वार्म एयर है उसका अपलिफ्टमेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम फ्रंटल इन्वर्जन। मतलब क्या, अब कोल्ड एयर जो है ग्राउंड सरफेस पे रह गई है, कोल्ड एयर रेस्ट्रिक्टेड टू ग्राउंड सरफेस, और यहाँ पे वार्म एयर टेंड टू राइज अप, क्रिएट इन कंडीशन ऑफ नेगेटिव लेफ्ट, हमें ज़्यादातर ही मिड लैटिट्यूड्स में देखने को मिलता है 35 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, एंड कैन परसिस्ट फॉर 2-3 वीक्स। ओके, देन इसके बाद हम आते हैं वैली इन्वर्जन पे। तो वैली इन्वर्जन में क्या होता है, नाइट के टाइम पे जब क्लोज्ड वैली रहती है, जो जहाँ पे विंड का ड्रेनेज सिस्टम नहीं रहता है, वहाँ पे क्या होता है, विंड मॉर्निंग में यहाँ पे रहती है हमारे पास वार्म एयर, गर्म हवा। अब जब नाइट में जब एकदम से एल्टीट्यूड हाई है यहाँ पे, तो कोल्ड विंड रहती है। कोल्ड विंड मतलब क्या, सिंकिंग एयर। अब जब ये सिंक करती है तो यहाँ से जो वार्म एयर के नीचे जाके इसको पुश करती है, मतलब अपलिफ्टमेंट करती है इसका। तो इससे क्या होता है वार्म एयर जो है ऊपर आ जाती है और कोल्ड एयर जो है नीचे आ जाती है। इसको हम बोलते हैं वैली इन्वर्जन। ये होता कब है, तो ऑकर्स ड्यूरिंग नाइट, टेम्परेचर इन द वैली सडनली ड्रॉप्स कॉजेज सडन फ्रीजिंग, टेम्परेचर impact the flowers and fruits of the plants, कॉमन इन क्लोज्ड वैलीज एंड ओपन वैलीज में हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता है। जब विंड यहाँ से गिर के नीचे आती है तो एक जगह से दूसरी जगह से बाहर निकल जाती है। ठीक है, इसके बाद जब हम इम्पैक्ट इन्वर्जन की इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं वो देखें, तो लेक ऑफ मिक्सिंग ऑफ एयर एक्सैजरेट्स द इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन, काफ़ी बढ़ जाता है। एग्जाम्पल सबसे बेस्ट इंडिया में दिल्ली का है, सरफेस इन्वर्जन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रेगुलर फॉग फॉर्मेशन। रेगुलर फॉग फॉर्मेशन लेक ऑफ फ्रेंड्स इन्वर्जन में हम फ्रंटल इन्वर्जन को इससे हटा देते हैं। फ्रंटल इन्वर्जन में रेन होती है। ठीक है, लेकिन दूसरे जो इन्वर्जन है उसमें रेन नहीं होती है। देन फर्स्ट वाइट्स एंड सडन डीप इन द टेम्परेचर, ये हमें देखने को मिलता है वैली इन्वर्जन। ओके, इसके बाद हम आते हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस पे। तो ये सारे टॉपिक हमें प्रीलिम्स के लिए कवर करना है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग विंड, परमानेंट विंड्स एंड प्रेशर बेल्ट्स, लोकल विंड्स जिसमें रीजनल विंड्स और हॉट और कोल्ड विंड्स। फिर मेंस में आ जाता है प्रेशर, परमानेंट विंड्स एंड प्रेशर बेल्ट्स को हम मेंस पे देखेंगे। तो यहाँ प्रेशर होता क्या है, तो हमें पता है जब एयर जो रहती है एक तरह से अर्थ पे जो है और अर्थ की सरफेस पे जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है इस तरह से। ठीक है, अब जहाँ पे भी वार्म एयर होती है मतलब विंड का अपलिफ्टमेंट होता है, मतलब क्या, यहाँ पे लाइट प्रेशर मतलब प्रेशर जो है कम रहता है। लेकिन जहाँ पे हैवी विंड रहती है वहाँ पे विंड के शिफ्ट डाउनवर्ड सिंकिंग एयर रहती है, तो ज़्यादा हैवी प्रेशर लगाती है अर्थ की सरफेस पे। ठीक है, अब राइजिंग एयर क्रिएट्स अ लो प्रेशर, सिंकिंग एयर क्रिएट्स अ हाई प्रेशर। यहाँ पे वही सेम दिया है कि हाई प्रेशर जो रहती है विंड अपवर्ड मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर कम लगता है। कोल्ड एयर जो है प्रेशर डाउनवर्ड मूवमेंट करती है, सिंकिंग मूवमेंट रहता है उसका, तो प्रेशर जो है ज़्यादा लगता है। अब इसके बाद चलते हैं हम सर्कुलेशन ऑफ एयर पे। तो सर्कुलेशन कैसे होता है, यहाँ पे हॉट एयर है, यहाँ पे कोल्ड एयर है। ठीक है, अब जब हॉट एयर क्या करती है, अपलिफ्टमेंट करती है। अब जब कुछ एयर जो ऊपर जा रही है तो यहाँ पे कुछ गैप बच रही है, करेक्ट, तो ये ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी और ट्रोपोपॉज से टकरा के इसका एक्सपांड होगी, मतलब शिफ्ट होगी इधर से उधर। अब यहाँ से क्या होगा, जब इसका कोल्ड हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, तो देन कोल्ड एयर सिंक होगी। अब यहाँ पे सिंक हो रही, काफ़ी सारी एयर यहाँ इकट्ठी हो गई है। अब एयर क्या करेगी,
हॉट डायरेक्शन में मूव करेगी, मतलब क्या हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है एयर का मूवमेंट चलता है, तो कोल्ड एयर जो है वार्म एयर की तरफ जो है मूव करेगी। ठीक है, तो ये रहता है नॉर्मल सा विंड सर्कुलेशन हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब आगे चलते, विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू अ लो प्रेशर। इफ डिफरेंस ऑफ प्रेशर इज हाई विंड स्पीड इज वेरी हाई। मतलब क्या, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, हाई प्रेशर से बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और यहाँ पे लो प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया, तो विंड मूवमेंट बहुत स्पीड से बढ़ जाता है। तो मतलब क्या, प्रेशर डिफरेंस की वजह से विंड की स्पीड में डिपेंड करती है, तो विंड स्पीड डिपेंडेड ऑन द प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। सो द वेट ऑफ अ कॉलम ऑफ एयर contained in a unit area from the mean sea level to the top of the atmosphere is called atmospheric pressure. The atmospheric pressure is expressed in units of millibar में एक्सप्रेस करते हैं हम उसको, और इसका एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है 1013.2 मिलीबार। ठीक है, आगे चलते हैं, अब देखते हैं थर्मल प्रेशर होता क्या है। द क्रिएशन ऑफ हाई प्रेशर टू लो हाई प्रेशर और लो प्रेशर ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की वजह से जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट होता है उसको बोलते हैं थर्मल प्रेशर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे इंसुलेशन सन का ज़्यादा होता है, मतलब इक्वेटर पे, तो मतलब वहाँ पे क्या, काफ़ी ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और पोल्स पे क्योंकि इंसुलेशन कम रहता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होता है। इसको हम बोलते हैं थर्मल प्रेशर, मतलब सन की रेडिएशन जहाँ गिरती है वहाँ थर्मल प्रेशर ज़्यादा रहता है। अब ऑफकोर्स कॉन्टिनेंट्स और ओशंस भी मैटर करते हैं, कॉन्टिनेंट्स जो है इंसुलेशन को, सन की रेडिएशन को काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उसके बाद वार्मर रीजन्स क्रिएट लो प्रेशर, कोल्डर रीजन्स क्रिएट हाई प्रेशर। देन उसके बाद आता है डायनेमिक प्रेशर। डायनेमिक प्रेशर क्या होता है, मतलब क्या, जब विंड मूवमेंट करती है, विंड की मूवमेंट होती है तो आपस में कोलाइड होती है। अब जहाँ पे कोलाइड होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ सेंटर में कोलाइड हो रही है नीचे से, तो इसका इस डायरेक्शन में दोनों विंड अपलिफ्ट करेगी। ठीक है, विंड वन और विंड टू जो अपलिफ्टमेंट करेगी, तो राइजिंग ऑफ एयर, लो प्रेशर, तो यहाँ पे जब राइजिंग हो रहा है तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, ये पॉइंट पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। कन्वर्जेंस ऑफ विंड राइजिंग एयर कॉलम क्रिएट लो प्रेशर, मतलब यहाँ पे कन्वर्जेंस जो हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ओके, उसके बाद सेम जो है हाई प्रेशर का भी हो सकता है, कि ऊपर साइड जो है विंड कन्वर्ज हो रही है ट्रोपोपॉज पे, तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो इसकी वजह से विंड डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। तो कन्वर्जेंस इन अपर एयर, तो यहाँ पे क्या हुआ, कन्वर्जेंस इन लोअर एयर हम देखने को मिलते हैं, क्रिएट होता है लो प्रेशर। कन्वर्जेंस इन अपर एयर हमें देखने को मिलता है हाई प्रेशर। सिंकिंग एयर ऑफ डाइवर्जेंस ऑन द ग्राउंड क्रिएट्स एन हाई प्रेशर। ठीक है, आगे चलते, अब इसके बाद आता है थर्मल प्रेशर जोन। हम किसी भी अपने एटमॉस्फेयर में प्रेशर जोन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, थर्मल प्रेशर जोन एंड डायनामिक प्रेशर जोन। थर्मल प्रेशर जोन जो टेम्परेचर की वजह से चेंज होता है, और डायनामिक प्रेशर जोन जो इन्फ्लुएंस बाय विंड मूवमेंट्स की वजह से होता है। मतलब क्या, विंड जो आपस में टकराती है तो डायनामिक प्रेशर जोन क्रिएट करती है, कोलाइड होती है, कन्वर्ज होती है, तो डायनामिक प्रेशर जोन क्रिएट करती है। अब इसके बाद हम आते हैं आइसोबार्स पे। तो आइसोबार्स क्या होता है, प्रेशर लाइंस होती है। इट इज़ लाइन ऑन अ मैप कनेक्टिंग पॉइंट्स हैविंग द सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ गिवन टाइम और एवरेज ओवर अ गिवन पीरियड, इंडिकेटिव ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल जो ये लाइन दिख रही है 100 डिग्री की, यहाँ से यहाँ तक जाते हुए दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे सेम प्रेशर है। यहाँ पे भी हमारा प्रेशर चेंज हुआ, लाइन आगे बढ़ी, 998 समथिंग अराउंड है, यहाँ पे प्रेशर जो है 1000 समथिंग अराउंड है। ठीक है, अब यहाँ पे जब प्रेशर लाइंस है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो इतना एरिया बहुत ज़्यादा वाइड है, मतलब क्या, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक प्रेशर सिमिलर रहा है, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट में काफ़ी ज़्यादा गैप है। वहीं आप, तो मतलब क्या, यहाँ पे प्रेशर काफ़ी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। करेक्ट, प्रेशर का जो चेंज है काफ़ी स्लो रेट में हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे जाए सदर्न पार्ट में, तो प्रेशर एकदम से ड्रॉप हो रहा है। अब जब हमने अभी पढ़ा था प्रेशर एकदम से ड्रॉप होता है तो विंड मूवमेंट जो है बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर क्योंकि एकदम से ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे विंड मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर जो रहता है उसको बोलते हैं हम प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, तो स्पेसिंग ऑफ आइसोबार्स इज इंडिकेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रेशर चेंज हो रहा है,
difference of pressure between two regions over a distance. Difference of pressure between two regions over a distance is called pressure gradient. इसको हम pressure gradient बोलते हैं. If pressure difference stronger, gradient is high. अगर gradient high है, then wind की speed भी क्या रहेगी, काफ़ी ज़्यादा high रहेगी. If pressure difference is stronger, मतलब क्या, pressure difference बहुत ज़्यादा है तो मतलब wind की speed high रहेगी. इसके बाद ठीक है, the change in pressure with horizontal distance is termed as pressure gradient. The change in pressure with horizontal distance is termed as pressure gradient. ठीक है. इसके बाद हम आते हैं फैक्टर्स पे उसके. तो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, विंड मूवमेंट के फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड. क्या क्या फैक्टर होते हैं? तो द हॉरिजॉन्टल विंड्स नियर द अर्थ सरफेस रिस्पॉन्ड टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ थ्री फोर्सेस. फर्स्ट आता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, सेकंड आता है फ्रिक्शनल फोर्स और थर्ड आता है कोरियोलिस फोर्स. अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को चेक करते हैं. तो और ग्रेविटेशनल फोर्स भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है. फॉर एग्जांपल जो हैवी पार्टिकल्स रहते हैं वो अर्थ की सरफेस से चिपक के चलते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स डाउनवर्ड. ऑफकोर्स द विंड की मूवमेंट डाउनवर्ड रहती है. अब यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है तभी हमने समझा. द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज द प्रेशर ग्रेडियंट एट द सेम डायरेक्शन एट द सेम एलिवेशन. मतलब क्या, फॉर एग्जांपल एक ही आइसो बार में एक ही आइसो बार जा रहा है, सेम सेकेंड आइसो बार जा रहा है, तो ये ऊपर वाला 1000 था, यहाँ वाला था 998 समथिंग. मतलब है प्रेशर ग्रेडियंट कम है, डिफरेंस कम है दोनों की प्रेशर गैप का. लेकिन ये प्रेशर गैप है 1000 का और ये प्रेशर ग्रेडियंट है समथिंग 700 का. तो प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है रेट का. तो क्या होगा, विंड मूवमेंट ज़्यादा रहेगी, विंड की स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहेगी. विंड्स ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ठीक है, winds always blow from high pressure to low pressure. If pressure gradient is high, wind speed is high. ठीक है, आगे चलते हैं. अब आता है कोरियोलिस फोर्स. तो हमें पता है कि अर्थ जो है रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे. अब जो अर्थ की स्पीड है वो इक्वेटर पे काफ़ी ज़्यादा रहती है और जो पोल्स पे काफ़ी कम रहती है, मतलब ज़ीरो. ठीक है, अब जितनी ज़्यादा स्पीड रहेगी उतना कम पोल्स स्पीड में डिफरेंस रहेगा. जितना ज़्यादा स्पीड में डिफरेंस रहेगा उतना ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स अफेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल पोल्स पे स्पीड एकदम से ज़ीरो हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो स्पीड है अभी हमारे पास कुछ ना कुछ स्पीड तो है और यहाँ पे ज़ीरो है, तो पोल्स पे जो कोरियोलिस फोर्स है सबसे ज़्यादा लगता है विंड पर. ओके, तो क्या होता है कोरियोलिस फोर्स? द कोरियोलिस इफेक्ट डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ डिफ्लेक्शन टेकन बाय ऑब्जेक्ट्स not firmly connected to the ground as they travel long distances around the earth. ठीक है, तो ये डायरेक्ट फोर्स नहीं है, ये इसको हम बोलते हैं अपेरेंट फोर्स. अब ये क्यों लगता है? क्योंकि रोटेशन ऑफ प्लैनेट अर्थ लगता है. डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट रोटेशनल स्पीड. अब चेक करते हैं कि स्पीड कम या ज़्यादा होने से क्या इफेक्ट पड़ता है. तो फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट केस हमारा लेते हैं, फर्स्ट सिनेरियो लेते हैं. हमारे पास दो ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट है. एक की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड भी 20 किलोमीटर पर आवर. यहाँ से जब एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाएगा तो उसका डेविएशन मतलब क्या, एंगल इस तरह नहीं होगा, स्ट्रेट जाएगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट चला जाएगा. ऑब्जेक्ट मूविंग बिटवीन प्लेसेस ऑफ सिमिलर स्पीड, हमें यहाँ पे डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अपना सेकेंड केस. यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो काफ़ी स्लो है, स्लो टू फास्ट जा रहा है. मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट है वो स्लो टू फास्ट जा रहा है. फर्स्ट ऑब्जेक्ट ए है हमारा, इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर. सेकेंड बी ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर. यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्लो है और आप ये ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे, लेकिन जो ये फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट है, ये आगे निकल जाएगा. तो मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट थ्रो करा है आपने वो पीछे रह जाएगा. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम स्लोअर टू फास्टर फॉल बिहाइंड. थर्ड केस सिनेरियो में क्या होगा, हमारा ए ऑब्जेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में फास्ट टू स्लो जा रहे हैं. अब हम फास्ट टू स्लो तो 120 किलोमीटर पर आवर. अब यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट थ्रो करोगे काफ़ी फास्ट, यहाँ दूसरे ऑब्जेक्ट की मूविंग स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, आगे निकल जाएगा आप जो थ्रो करोगे. तो ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम फास्टर टू स्लोअर की तरफ हो जाता है
तो फॉल्स अहेड। सेम हमें कंडीशन सारी अर्थ पे अप्लाई करनी है, कोरियोलिस फोर्स पे और विंड पे अप्लाई करनी है। इफ स्पीड बिटवीन प्लेसेस इज हायर, डेविएशन इज मच हायर। ठीक है, तो सपोज करो आपका ये इक्वेटर है। अब क्योंकि इक्वेटर है और थोड़ा ऊपर यहाँ पे आता है विंड, और यहाँ पे सपोज करो इक्वेटर, यहाँ पे इक्वेटर का पॉइंट है। अगर मैं सेम लाइन एक और ड्रॉ करूँ यहाँ पे, और यहाँ से विंड अगर आएगी, तो क्योंकि स्पीड में जो डिफरेंस है, अगर स्पीड डिफरेंस ज़्यादा होता है तो डेविएशन ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन इक्वेटर के पास वाली लाइन जो है कोई ज़्यादा स्पीड डिफरेंस नहीं है, तो मतलब क्या, यहाँ पे डेविएशन जो है हमें कम देखने को मिलेगा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जीरो एट इक्वेटर। ओके, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम एट पोल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो 60 डिग्री नॉर्थ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्पीड है यहाँ पे कुछ सपोज करो 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन पोल्स पे एकदम से स्पीड हो जाती है 0 किलोमीटर पर आवर, तो डेविएशन यहाँ ज़्यादा होगा। करेक्ट। अभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारी अर्थ रोटेट कर रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब जब अर्थ रोटेट करती है और विंड यहाँ से इस तरफ मूव करती है, तो ये बैकवर्ड मतलब राइट डायरेक्शन में टर्न लेती है, राइट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरफ मूव कर जाएगी। अब राइट डायरेक्शन में क्यों? अगर आप इस पर्सन को आप इस तरह खड़े होगे, ओके, राइट नॉर्थ की तरफ, तो आपको ये राइट लाएगा, और अगर आप इस तरफ से देखोगे तो आपको ये वाला राइट लाएगा। तो जो नॉर्थ में है हमेशा विंड मूवमेंट राइट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, जो साउथ में है विंड मूवमेंट लेफ्ट डायरेक्शन में होती है। ओके, अब विंड मूवमेंट जो है इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेम अगर विंड इक्वेटर टू पोल जाएगी इस तरफ, तो वो इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं और हमने देखा कि यहाँ पे विंड मूवमेंट होता है राइट डायरेक्शन में नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में विंड मूवमेंट होता है लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो बेंडिंग ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीजेस विद द स्पीड ऑफ विंड। साथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मैक्सिमम एट पोल्स, जीरो एट इक्वेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके बाद आता है द डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन द विंड वेलोसिटी इज हाई। मतलब अगर विंड की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, और विंड की स्पीड काफ़ी ज़्यादा कब होगी? जब हाई प्रेशर और लो प्रेशर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, अब द कोरियोलिस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। मतलब क्या, आपकी कोरियोलिस फोर्स का हमेशा किस डायरेक्शन में लगती है? इस डायरेक्शन में, मतलब डेविएट करती है। वहीं ये आपका हाई प्रेशर जोन है, ये आपका लो प्रेशर जोन है। विंड मूवमेंट इस तरफ होगा तो कोरियोलिस फोर्स किस तरफ लगेगा? इस तरफ। मतलब क्या, परपेंडिकुलर। इसके बाद हम आते हैं फ्रिक्शनल फोर्स पे। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? जब विंड मूवमेंट होता है ओशियन टू लैंड, तो हमें काफ़ी सारे ट्रीज देखने को मिलते हैं लैंड पे। साथ में जो अर्थ की सरफेस है काफ़ी माउंटेन्स, काफ़ी कम माउंटेन्स। तो क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करता है जो अर्थ का सरफेस और जो स्ट्रक्चर है अर्थ का, तो उससे ग्रेटेस्ट एट द सरफेस, मतलब सरफेस पे सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है विंड का जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ऑनशोर विंड और ऑफशोर विंड्स। तो ऑनशोर विंड्स क्या होती है? जब वाटर टू लैंड कोई विंड मूवमेंट होता है तो हम बोलते हैं ऑनशोर विंड, जिसकी वजह से रेन आती है, बारिश होती है। ऑफशोर विंड लैंड टू वाटर होता है, तो यहाँ पे ड्राई विंड्स रहती है, ड्राई कंडीशन हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ऑफशोर विंड्स। इसके बाद हम चलते हैं एयर सर्कुलेशन पे। तो हमने पढ़ा कि एयर सर्कुलेशन क्यों होता है। हमें पता है कि मैक्सिमम इंसोलेशन हमें मिलता है इक्वेटर पे। अब इक्वेटर मैक्सिमम इंसोलेशन होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, इक्वेटर पे हीट सरप्लस होता है, और पोल्स पे क्या होता है, हीट डेफिसिट। मतलब क्या, इक्वेटर पे जनरेट हुआ है लो प्रेशर, पोल्स पे जनरेट हुआ है हाई प्रेशर। अब हमें पता है कि विंड जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। ठीक है, तो हम वही चीज़, इसी को हम क्या बोलेंगे, एक सिंगुलर हेडली यूनिसेलुलर मॉडल। मतलब क्या, ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री नॉर्थ, ये हमारा 90 डिग्री साउथ। विंड मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब हमने पढ़ा था जब लोअर कन्वर्जेंस होता है, लोअर साइड में एयर कन्वर्जेंस होता है तो लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो विंड का मूवमेंट कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। अब विंड का यहाँ पे डाइवर्सिफाई हो जाएगी, मतलब इधर उधर फैल जाएगी, तो वापस से यहाँ पे शिफ्ट होगी, पोलवर्ड सिंक होगी। तो इसको बोलते हैं हम हेडलीस यूनिसेलुलर मॉडल,
बेस्ड ऑन थर्मल सर्कुलेशन, मतलब इसने सिर्फ थर्मल सर्कुलेशन को ही लिया है। ओनली कंसिडर्ड द कंसेप्ट ऑफ थर्मल प्रेशर जोन। ठीक है, तुम आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। थैंक यू।